2013 की यह कहानी उस समय की है जब मुंबई में एक जमीन के टुकड़े को लेकर बाबा सिद्दीकी और मुंबई के अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट के अहमद लंगड़ा के बीच ठन गई थी। दोनों ही उस जमीन पर अपना हक जताते थे और समय के साथ यह मामला इतना गंभीर हो जाता है कि इसमें अंडरवर्ल्ड तक की दखलंदाजी देखने को मिल जाती है। बाबा सिद्दीकी से अहमद लंगड़ा की बात नहीं बनी तो उसने इस जमीन को लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से संपर्क किया, जिसे लेकर छोटा शकील की तरफ से बाबा सिद्दीकी को धमकी दी गई कि वे उस जमीन से दूर रहें। नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दुनिया ने देखा है कि जुर्म की कहानी ही लंबी होती है, इतिहास नहीं। जिसने जुर्म के दरबार में कदम रखा वो समय के साथ खल्लास हो गया। जब बाबा सिद्दीकी को छोटा शकील धमकी देता है तो इस धमकी को वे गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि बाबा सिद्दीकी भी छोटे शख्सियत नहीं थे। इसलिए एक बार उन्होंने सोचा होगा कि ऐसी धमकियां तो रोज आती रहती हैं और वे उस जमीन पर अपने दावे को बरकरार रखें। समय बीतता गया लेकिन मामला ठंडा नहीं पड़ा। इसके बाद खुद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने बाबा सिद्दीकी को फ़ोन किया। दाऊद ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि वह फिल्म निर्माता नाम गोपाल वर्मा से कहकर उनके ऊपर फिल्म बनवा देगा। एक था एमएलए। दाऊद की यह एक गंभीर धमकी थी, क्योंकि एक था एमएलए वाली कॉल बताने के लिए काफ़ी था कि या तो ज़िंदगी हमारे हवाले कर दो या ज़मीन। दाऊद की इस धमकी से बाबा सिद्दीकी बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। प्रशासन ने इस खतरे को गंभीरता से लिया और बाबा सिद्दीकी को सुरक्षा मुहैया कराई, लेकिन उनकी ज़िंदगी ज़्यादा समय तक नहीं बच पाई और आखिरकार 11 साल बाद 12 अक्टूबर 2024 को उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उस दिन देश भर में दशहरा मनाया जा रहा था। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकलकर पटाखे छोड़ रहे थे। तभी एक ऑटो आता है और उसमें से 3 लोग उतरते हैं। वे अचानक गोलियां चलाने लगते हैं और पटाखों की आवाज़ के बीच गोलियों की आवाज़ दब जाती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़ी साजिश के बारे में यह कहा जा सकता है कि पटाखों के दिन हत्या को इसलिए चुना गया था ताकि गोलियों की आवाज़ दब जाए। पहली नज़र में देखा जाए तो यह एक बड़ी साजिशपूर्ण योजना का हिस्सा लगती है। ऐसे मौक़ों पर, जैसे त्योहारों के दौरान जब पटाखे फूटते हैं और शोर बहुत होता है, तो हत्या जैसे अपराध को अंजाम देना अपराधियों की सोची समझी रणनीति हो सकती है, ताकि गोलियों की आवाज़ पटाखों के शोर में दब जाए और लोगों का ध्यान आकर्षित न हो। और दूसरी बात कि पटाखों का शोर अक्सर बड़ी घटनाओं या आवाज़ों को छिपाने का काम करता है, खासकर जब आसपास के लोग किसी सामान्य जश्न का हिस्सा होते हों। इसलिए किसी बड़े त्यौहार या अवसर पर हत्या करने का मकसद यह हो सकता है कि अपराधी बिना किसी संदेह के अपने मकसद को पूरा कर सकें और शोर शराबे के बीच पुलिस या जनता का ध्यान कम जाए। और इस तरह की योजनाएं आमतौर पर संगठित अपराध या गैंग से जुड़े मामलों में देखी भी जाती हैं, जहां अपराधी फिक्स टाइम और सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर वारदात को अंजाम देते हैं। खैर, अपराधी 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को मारते हैं और गोलियों के लगते ही वह वहीं गिर जाते हैं। उनके साथ एक और व्यक्ति भी घायल होता है। गोलीबारी के बाद अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। 2 हमलावरों को वहीं पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन एक भागने में सफल हो जाता है। अफरा तफरी में बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। उनकी छाती में सामने की तरफ 2 गोलियां लगी थीं। बहुत खून बह चुका था और जब उनके परिवार के सदस्य उन्हें अस्पताल लेकर आए तो वह बेहोश थे। डॉक्टरों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि चाहे जितने पैसे लग जाए जान बचा लीजिए, लेकिन रात 11:27 पर डॉक्टरों की उन्हें बचाने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है और वे बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए करीब 2 घंटे तक कोशिश की। अब बाबा सिद्दीकी की मौत की जैसे ही खबर फैलती है, सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगती है कि इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी और पुलिस भी इसी एंगल को मुख्य एंगल मानकर जांच कर रही है। अब चूंकि बाबा सिद्दीकी कोई छोटे नाम नहीं थे, कई पुरानी बातें भी उनसे जुड़ी थीं, कई धमकियां उन्हें मिली थीं, तो उनकी हत्या के बाद लोग सबसे पहले ये जानना चाहते थे कि घटना कैसे और कहाँ हुई, कौन जिम्मेदार है, हत्या का मकसद क्या था, उनका इतिहास क्या था, आखिर क्यों हुई हत्या।
पुलिस क्या करती रही, गैंग्स का कनेक्शन है तो इस पर उसका रिएक्शन क्या है। इस तरह से तमाम सवाल उठने लगते हैं और इन सब के साथ इस हत्या से जुड़े पुराने किस्से फिर से उभरने लगते हैं। और इन्हीं कहानियों के बीच 2013 में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी का जिक्र भी सामने आता है और बाबा सिद्दीकी की यह इफ्तार पार्टी बॉलीवुड और राजनीतिक हलकों में बेहद चर्चित रही। इस पार्टी की सबसे खास बात यह थी कि सिद्दीकी ने उस समय के दो बड़े सुपरस्टार्स सलमान खान और शाहरुख खान को एक दूसरे से गले मिलवाया था। दोनों के बीच 2008 में एक विवाद के बाद से दूरी बन चुकी थी और वे आपस में मिलना तो दूर बातचीत तक नहीं करना चाहते थे। इस मुलाकात ने न केवल दोनों अभिनेताओं के बीच की कड़वाहट को कम किया बल्कि सिद्दीकी के सामाजिक और राजनीतिक रसूख को भी ऊंचा कर दिया। मीडिया में इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुई। यह इफ्तार पार्टी उनके राजनीतिक और सामाजिक कद को और ऊंचा ले गई थी। यह हत्या इस बात की तरफ इशारा थी कि अंडरवर्ल्ड और जमीन विवादों में किस तरह की आपराधिक ताकतें सक्रिय रहती हैं। सिद्दीकी के साथ जो हुआ वह उन कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों के लिए एक चेतावनी भी था जो अंडरवर्ल्ड के मामलों में शामिल होते हैं या उनसे उलझते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने न केवल उनके परिवार और करीबी लोगों को स्तब्ध कर दिया, खामोश कर दिया, बल्कि यह मामला एक बार फिर से मुंबई के अंडरवर्ल्ड और उसकी धमक को बताने के लिए काफ़ी था। बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार के पटना में 1958 में हुआ था। उनके पिता घड़ियाँ बनाने का काम करते थे। बाद में बाबा अपने पिता के साथ मुंबई आए और पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने लगे। 1977 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और धीरे धीरे राजनीति में अपने कदम जमाए। उन्होंने 1980 में यूथ कांग्रेस के महासचिव का पद संभाला और 1988 में मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1999 में वह पहली बार विधायक चुने गए और 2004 व 2009 में भी वह लगातार विधायक बने रहे। उनका कद राजनीति में बढ़ता गया और 2004 से 2008 तक वह महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे। उनका बेटा भी विधायक बन गया था। 48 साल तक उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया और फरवरी 2024 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार की पार्टी से जुड़ने का फैसला किया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे की साजिश की जांच जारी है और इस केस में अभी तक केवल 6 आरोपियों की पहचान की गई थी, जिनमें 2 शूटर और 1 साजिशकर्ता गिरफ्तार है। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें से एक का नाम गुरमेल सिंह है जो हरियाणा के कैथल से है। वह पहले से ही हत्या के एक मामले में जेल जा चुका था। अन्य 2 आरोपियों का संबंध उत्तर प्रदेश के बहराइच से है और वे मुंबई में स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि इन 2 आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तक नहीं है। और जिस तरह से अतीक अहमद और बाबा सिद्दीकी की हत्या में ऐसे बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, वह बड़ी हस्तियों या गैंगस्टर की हत्या में नए ट्रेंड की तरफ इशारा भी करता है। और इसके पीछे पहली वजह यह है कि ऐसे लोग पुलिस और कानून की नज़र में नहीं होते, जिससे उनका पकड़ा जाना मुश्किल हो जाता है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने से पुलिस की शुरुआती जांच में संदेह की गुंजाइश भी कम हो जाती है और हत्यारों की पहचान करने में समय लगता है। दूसरी बात कि ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना बड़े अपराधियों और साजिशकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित तरीका हो सकता है। वे नए अनजान चेहरे चुनते हैं जिन्हें कानून का कोई डर नहीं होता या जिन्हें जल्दी पहचानने की संभावना कम होती है। साथ ही यह हत्यारे किसी संगठित अपराध गिरोह से सीधे जुड़े नहीं होते, इसलिए पकड़े जाने पर भी उनके पीछे के मास्टरमाइंड का सुराग मिलने की संभावना ना के बराबर होती है। इन हत्याओं में अक्सर ऐसे लोग शामिल होते हैं जिन्हें बड़ी रकम या अन्य प्रकार के फायदे का लालच दिया जाता है। यह भी संभव है कि इन हत्याओं के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं या दबाव के चलते इस तरह के खतरनाक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर वे बड़ी हस्तियों की हत्या करते हैं तो वे जल्द पूरे देश में पॉपुलर हो जाएंगे और उनका नाम सुनते ही लोग थर्रा उठेंगे और उनका सिक्का पूरे देश में जम जाएगा। इस रणनीति के तहत हत्यारे एक बार अपना काम करने के बाद अक्सर अज्ञात हो जाते हैं या उन्हें एक सुनियोजित तरीके से छोड़ा जाता है, जिससे साजिशकर्ताओं को पकड़ पाना और भी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे किसी अन्य कनेक्शन को देख रहे हैं या फिर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, या फिर मानते हैं कि मुंबई में फिर से एक बार अंडरवर्ल्ड डॉन की वापसी हो चुकी है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।